हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज आप सबों के लिए एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आप सबों के लिए मनोविज्ञान के चैप्टर 1 को लेकर आया हूं। साथियों, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। साथियों, इसमें टोटल 61 प्रश्न आज हम कराएंगे। साथियों, जुड़े रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, काफी अच्छे लगेंगे और आपके बुद्धि विवेक में काफी वृद्धि कर देगा। साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न क्या है? साथियों, आज का पहला प्रश्न है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूपों में परिभाषित किया? देखिए, बुद्धि जो है ना, बुद्धि उसको व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूपों में परिभाषित किया। किसने किया? वेस्लर, बीने या गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों, याद रखिएगा कि बुद्धि जो है ना, इसके बारे में सभी मनोवैज्ञानिकों का, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग तर्क हैं। किसी ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार का है, किसी ने कहा 2 प्रकार का है, किसी ने कहा 3 प्रकार का है। ठीक है साथियों, हम देखेंगे आगे प्रश्न आएंगे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया, उस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे साथियों? देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बीने साहब ने दिया था एक प्रकार, लेकिन इसमें यह नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूपों में परिभाषित कर दिया। कि इस व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर सार्वभौमिक क्षमता, जो उसके अंदर क्षमता है किसी भी काम को करने का, वह बुद्धि से ही होता है। यह बात किसने कहा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये वह मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेस्लर। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों कि अगला प्रश्न क्या है। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या स्पीयरमैन ने किया था, गार्डनर ने किया, थर्स्टन ने किया था, या स्टर्नबर्ग ने किया था? याद रखिएगा मेरे साथियों, अभी हमने कहा कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत यानी बुद्धि एक तरह का होता है। इसके बारे में अल्फ्रेड बीने ने बताया था। सबसे पहले उसी ने बताया था कि बुद्धि एक ही तरह का होता है, यानी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी बुद्धि एक प्रकार की है, वो बीने ने कहा था। लेकिन स्पीयरमैन साहब आए तो इन्होंने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हर्बर्ट गार्डनर साहब आए, इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि 1, 2, 3 प्रकार के नहीं होते, बहु बुद्धि का सिद्धांत दे दिया। लेकिन इस प्रश्न में कहा रहा है कि बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग साहब ने दिया था और कहा था कि बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत पर ही काम करता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह कौन मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि? इसके बारे में किसने बताया? क्या स्पीयरमैन थे, या बीने थे, या रेबर थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो मेरे साथियों, याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर चार्ल्स स्पीयरमैन है, जिन्होंने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार का होता है। इसलिए द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, यह रिपीट हो गया क्वेश्चन साथियों, चार्ल्स स्पीयरमैन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? कौन है कि सृजनात्मक चिंतन नहीं होगा? भाई, सृजनात्मक चिंतन नहीं है। उद्भवन, धरण, या सत्यापन, या तैयारी? आप बताइए कि सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सृजनात्मक बालक वह होता है, या सृजनात्मक व्यक्ति वह होता है जो किसी एक परेशानियों का, एक समस्याओं का अनेक हल ढूंढता है। एक से अधिक हल ढूंढेगा, वह क्या होंगे? सृजनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे। जैसे अगर हम सवाल करते हैं कि 12 कितने से डिवाइड हो जाएगा, तो सृजनात्मक बालक जब होगा वह बताएगा कि ये 12 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, फिर कितना से हो जाएगा? 12 से भी हो जाएगा। तो इस तरह का सोच प्रकट कौन कर सकता है? तो सिर्फ सृजनात्मक बालक ही करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां पर पूछा गया है कि सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। कौन है जो सृजनात्मक चिंतन नहीं करने देगा? तो भैया, धरना जब बना लीजिएगा किसी चीज का, तो उसमें आप सृजनात्मक सोच नहीं है आपका, आप चिंतन नहीं कर रहे सृजनात्मक, आप पहले से ही धरना बना लेते, इसका आंसर यह होगा। फिर आप दूसरा उसके बारे में नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? धरना। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसिक उम्र की संप्रदाय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? बीने ने, टर्मन ने, स्टोर ने, या बीने एवं साइमन ने? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया सर्वप्रथम? यानी बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा जा रहा है कि इंसान के अंदर जो बुद्धि है, विवेक है, उसके आईक्यू जिसको बोला जाता है आईक्यू, इसका सबसे पहले परीक्षण किसने किया? तो याद रखिएगा बीने, मिसप्रिंट है, बीने एवं साइमन ने किया था। मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बीने एवं साइमन ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? कौन है जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? पास अलगाव टेस्ट, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, क्यूबा कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कास्ट आकृतिक परीक्षण? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो यह क्या है? तो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, इसी के तहत करते हैं हम लोग। सही आंसर स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है। ठीक है, बीने है, ठीक है ना, मिसप्रिंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया? कौन है जिसने कहा कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी के बुद्धि एक प्रकार के हैं? ये बात किसने कहा? क्या गिलफोर्ड ने कहा था, जेनसन ने कहा था, बीने ने कहा था, या स्टोर्न ने कहा था? तो याद रखिएगा साथियों, अल्फ्रेड बीने जी थे जिन्होंने कहा था कि बुद्धि कितने प्रकार के हैं? तो बुद्धि एक प्रकार के हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूझ, सृजनशीलता, अभिक्षमता या बुद्धि? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा मेरे साथियों? कह रहे नए एवं मूल्यवान विचार को देने की क्षमता हो। नया भी है और मूल्यवान विचार है उनका। भाई किसके पास होगा मूल्यवान विचार और नए विचार सब आएंगे? तो वह आएंगे सृजनशीलता वाला व्यक्ति में आएगा। सृजनशीलता वाले व्यक्ति जो होंगे उनके अंदर ही नए विचार आएंगे, नए नए तर्क ढूंढेंगे। ये सृजनशील व्यक्ति जो होता है ना, सृजनशील व्यक्ति, यही लोग वैज्ञानिक होते हैं मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? बताइए मेरे साथियों। संवेग के लिए, प्रेरणा के लिए, बुद्धि के लिए, शिक्षण के लिए? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, बीने साहब जो थे, बीने और साइमन, ये दोनों ने बुद्धि के बारे में ही अध्ययन किया था। अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान दिए? तो बुद्धि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने सबसे पहले खोज करके बताया कि बुद्धि एक प्रकार के। लेकिन बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग तर्क दिया। मानसिक उम्र मापक है। मानसिक उम्र मापक क्या है? क्या बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का है, कि कला अनुक्रमिक आयु का है, कि वास्तविक आयु का है, कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? अंतःक्रिया का परिणाम होता है आनुवांशिकता तथा पर्यावरण। बताइए, विचार, अनुभव, मस्तिष्क या बुद्धि? मेरे साथियों क्या होता है? सही आंसर बताइएगा। यहां पर कहा गया आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो मेरे साथियों आनुवांशिकता किसके आता है? ये माता पिता से मिलते हैं आनुवांशिकता, लेकिन पर्यावरण हमारे आसपास के आवरण को कहा जाता है मेरे साथियों। इसलिए याद रखिएगा ये दोनों के अंतःक्रिया से किसका निर्माण होगा? बुद्धि का निर्माण होगा मेरे साथियों। किसका निर्माण होगा? बुद्धि का। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, व्यक्ति विविधता का सिद्धांत ये बताता है कि दुनिया के हर एक इंसान अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है। वह किसी भी व्यक्ति के समान नहीं होता। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तब व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर भी रहता है और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भी अंतर होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा मेरे साथियों इनमें से दोनों। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूपों में किसने परिभाषित किया? देखिए साथियों, एक मूर्त होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त उस चीज को कहा जाता है मेरे साथियों जिसे किसी बच्चे को दिखाइए और उसके बारे में पूछिए तो देखने के बाद बोल रहा है, लेकिन कोई ऐसा चीज जिसके बारे में बच्चे ने कभी देखा नहीं और उसके बारे में उस बच्चे से उससे सवाल पूछा जाए, उसे अमूर्त चिंतन कहा जाता है। टर्मन ने दिया था कि बुहलर ने दिया था कि बकिंघम ने दिया था कि इनमें से कोई नहीं दिया था? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अमूर्त चिंतन ये हमारा 11-12 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होता है अमूर्त चिंतन। ठीक है साथियों, अमूर्त चिंतन बालावस्था में आ जाता है। तो ये बात किसने कहा? तो मेरे साथियों टर्मन ने कहा था कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूपों में किसने परिभाषित किया? बुद्धि जो है ना अमूर्त चिंतन है, यानी बिना देखे हुए भी उसके बारे में सोचता है। यह बात किसने कहा? टर्मन ने कहा था मेरे साथियों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कौन थे वो पहले मनोवैज्ञानिक जिसने मनोविज्ञान में किसमें किया था खोज? बुद्धि के विषय पर शोध किया था। क्या स्पीयरमैन साहब है कि बीने है कि थॉमसन है कि गिलफोर्ड है? याद रखिएगा कि स्पीयरमैन दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन बीने साहब ने कहा एक प्रकार का है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने बुद्धि के विषय में सबसे पहले शोध किया और कहा कि साथियों दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके बुद्धि एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन स्पीयरमैन ने कहा नहीं, एक समान बालक होता है, एक विशिष्ट बालक होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं? बताइए, बुद्धि के 3 है कि 1 है कि 2 है या 4 है? मेरे साथियों याद रखिएगा बीने साहब ने तो बोला था 1, स्पीयरमैन ने कहा 2, गिलफोर्ड ने कहा 3। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? और याद रखिएगा हर्बर्ट गर्डनर साहब ने कहा था कि बुद्धि जो होता है ना वो बहुबुद्धि है, बहुत प्रकार की बुद्धि है, एक प्रकार की बुद्धि नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसमें से क्या हो जाएगा कि बहुबुद्धि लिख दीजिएगा, ठीक है ना?
इसमें एक, दो, तीन या चार, तो सभी हो जाएगा, सभी प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक प्रकार तो बिने ने बताया, तीन प्रकार गिलफोर्ड ने बताया, दो प्रकार का स्पेयरमैन ने बताया और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, क्या लिखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? कौन वह व्यक्ति है जिसने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मैं जैसा हूं वैसा मेरे साथी नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे हमारे बच्चे नहीं है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? कैटल ने बताया कि थर्नडाइक ने बताया कि स्पेयरमैन ने कि गाल्टन ने? तो मेरे साथियों याद रखिएगा ये गाल्टन साहब थे जिन्होंने बताया था कि व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, व्यक्तिगत रूप से क्या है, भिन्न है। चलिए साथियों, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? किसने किया था? टर्मन ने, थर्नडाइक ने, साइमन ने? इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों याद रखिएगा कि किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया, कहा कि बुद्धि जो है ना वो समाज से प्राप्त होते हैं। यह बात किसने कहा? याद रखिएगा मेरे साथियों, वह व्यक्ति थे थर्नडाइक साहब थे। उन्होंने कहा कि बच्चों का जो बुद्धि होता है वो बढ़ता है या घटता है वो समाज की वजह से होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया? वेस्लर ने किया, साइमन ने किया, बीने ने किया, कैटल ने किया? इस प्रश्न हो चुका था, आप याद रखिएगा बीने ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया? यह भी बीने ने दिया था। चलिए मेरे साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरक्षित है? बताइए कितने हैं? स्पीयरमैन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताया? तो मेरे साथियों दो प्रकार का बताया था। कितने प्रकार का? दो, एक समान बालक, एक विशिष्ट बालक बताया था स्पीयरमैन साहब ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? किसने बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को प्रतिपादन किया? तो याद रखिएगा बीने ने, थ्रस्टन ने, कि विलियम एस्टोर ने, कि गाल्टन ने? तो मेरे साथियों याद रखिएगा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि कला अनुक्रमित आयु बटा वास्तविक आयु, आगुणे कितना कर देना है? 100 कर देना है भैया, बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। और यह बात किसने कहा? तो याद रखिएगा विलियम एस्टोर ने दिया था यह सिद्धांत। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक औसत व्यक्ति का बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? कि भैया बताइए कि एक औसतन बुद्धि वाले व्यक्ति कौन होते हैं? सामान्य बालक कौन होता है? सामान्य बालक तो याद रखिएगा जिसकी आईक्यू कितना हो? 90 से लेकर कितना हो मेरे साथियों? 110 है। समझिए वह क्या है? सम्मान है, सामान्य बालक है, औसत बालक है। और ज्यादातर इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सामान्य बालकों की संख्या ज्यादा है। और 110 से 130 तक क्या है? सृजनशील है। यही हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, इनकी संख्या 2% है, से भी कम है। और याद रखिएगा 130 से 160-65 तक भी जाता है, ये कौन है? प्रतिभाशाली हैं। और 90 से जिसका कम है मेरे साथियों, 90 से कम है, कम वाले लोग क्या हैं? मंदबुद्धि हैं। और उससे भी कम है वो जड़ बुद्धि है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? बीने साइमन परीक्षण है, पास एलॉन्ग टेस्ट है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा बीने और साइमन का जो परीक्षण था वह सांस्कृतिक बद्ध बुद्धि परीक्षण था। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? देखिए कितने प्रकार है, मिस्टेक हो गया, कितने प्रकार हैं बताइए? 3 है, 5 है, 4 है या 7 है? तो याद रखिएगा थर्नडाइक ने कहा था 4 प्रकार है, ठीक है ना। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर साहब आते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर साहब क्या कहते हैं कि बुद्धि बहुबुद्धि है, यानी एक से अधिक बुद्धि है, बुद्धि के बहुत सारे प्रकार है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दे दिया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा बुद्धि परीक्षण में? बताइए। बाल निर्देशन, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में, व्यवसायिक चयन में, अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? तो अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में वो शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ये दुर्बल है भैया, दुर्बल। तो याद रखिएगा इसकी आईक्यू कितनी होगी? तो याद रखिएगा 90 से कम होगी। और 90 से कम कौन है? 85 है। 85 से 100 नहीं, वो तो 90 आ जाएगा ना बीच में, तो समान बालक हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है? तो दुर्बल बालक कौन है? 85 से नीचे वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? स्पेयरमैन ने, गाल्टन ने, सेलोवे तथा मेयर ने या गिलफोर्ड ने? तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेलोवे तथा मेयर ने, मेयर। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपलब्ध होती हैं? थ्रस्टन के अनुसार पूछा जा रहा है कि बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता होती हैं? तो याद रखिएगा 6, 7, 8 या 5। तो थ्रस्टन ने जो कहा था कि ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है मेरे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। याद दिला दिए हैं। चलिए जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90
से 110 के बीच होती हैं उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? जड़, प्रतिभाशाली या मूढ़ या सामान्य। तो याद रखिएगा अभी हमने कहा कि 90 से 110 किसकी बुद्धि होती है? सामान्य बालक की होती है। और सबसे ज्यादा कौन बुद्धि के लोग हैं? सामान्य बुद्धि के लोग हैं। प्रतिभाशाली 130 से ऊपर होते हैं, जड़ सबसे कम होता है 50 से भी नीचे होता है, मूढ़ 90 से नीचे होते हैं। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक बुद्धि आईक्यू के तत्व में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? किसे नहीं रखा जा सकता आईक्यू में? आईक्यू है, ठीक है ना। अपनी संवेदनात्मक संवेगों का सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरों को धमकी देना, दूसरों के संवेगों को पहचानना। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरों को धमका देना। यानी संवेदनात्मक बुद्धि आईक्यू के तत्व में निम्नलिखित में से नहीं रखा जा सकता। भाई दूसरे को धमका के आप किसी के बुद्धि लब्धि को जांचिएगा? नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? सुस्त कहते हैं कि औसत कहते हैं कि प्रतिभाशाली कहते हैं कि मूढ़ कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों अगर 90 से नीचे है तो वह क्या कहलाएगा? मूढ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूढ़ बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूढ़ बालक कहलाएगा। यानी अगर बच्चा है 4 साल का और वह सोच रखता है 3 साल का, तो याद रखिएगा कि वह सामान्य बालक नहीं है। अगर वह 4 साल का है और 4 साल का सोच रखता है तो याद रखिएगा वह समान बालक है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और वह 6 साल का सोच रखता है तो याद रखिएगा इसका बुद्धि लब्धि क्या होगा? अधिक होगा। इसको निकालने का तरीका क्या है? तो याद रखिएगा कि कोई बच्चा 5 साल का है, 5 साल का सोच रखता है, लेकिन वो बच्चा कितना साल का है? 4 साल का है। गुना कितना से करना है? 100 से करना है। तो याद रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का 100 होता है और 25 से और 5 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 125 हो जाएगा। और ये कौन सा बालक हो जाएगा? तो सृजनात्मक बालक हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात किया जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? गार्डनर ने, थ्रस्टन ने, लिकॉर्ट ने या गिलफोर्ड ने? तो मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हमारे थ्रस्टन महोदय थे। थ्रस्टन महोदय ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष बनाया गया पास मॉडल? याद रखिए 1964, 1994 या 1954 या 1974? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1994 में बनाया गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? भाई बताइए कितने प्रकार का? ये तो गार्डनर साहब है, हार्वर्ड गार्डनर साहब, इन्होंने ही कहा था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने अब तक खोज कर लिया है 8 प्रकार का और कहा कि इससे भी अधिक प्रकार के होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा गार्डनर साहब ने बुद्धि को कितने प्रकार से खोज किया? कितना प्रकार बताया? बुद्धि के 8 प्रकार बताया, खोज लिया है इतना और अधिक बहुबुद्धि बताया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादित किया? भाई कौन किया होगा? गार्डनर साहब हैं। किसने किया? गार्डनर साहब ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि बुद्धि एक प्रकार के नहीं है, अनेक बुद्धि प्रकार के होते हैं। गिलफोर्ड की बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां है, कितनी है? 180 है, 100 है, 120 है, 150 है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि का मॉडल में बताया कि 180 होंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग प्रश्नों को। परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है क्या कहलाता है? एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि को जांचा जा रहा है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। व्यक्तिक परीक्षण कहते हैं, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, समूह परीक्षण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक समय में क्या कर रहा है? एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को जाना जा रहा है, एक समय में एक ही आदमी का बुद्धि को जाना जा रहा है, तो यह होगा व्यक्तिक परीक्षण। एक व्यक्ति का परीक्षण हो रहा है तो व्यक्तिक परीक्षण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गार्डनर साहब ने, गिलफोर्ड ने, जॉनसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों बुद्धि के संरचना का मॉडल यानी बुद्धि किस प्रकार का है तो उसकी संरचना का मॉडल किसने तैयार किया? तो मेरे साथियों याद रखिएगा वह व्यक्ति था गिलफोर्ड साहब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो बुद्धि परीक्षण कौन नहीं है? बीने साइमन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास एंगल्स टेस्ट, TAT। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा TAT। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का कब स्थापित हुआ? यानी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन साहब ने दिया। लेकिन कब दिया मेरे भाइयों? तो याद रखिएगा 1932 में दिया था। जितने भी विद्यार्थियों का अगर मनोविज्ञान है 12th क्लास में तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एकदम एग्जाम तक जुड़े रहिएगा। एग्जाम तक में आपकी तैयारी इतनी बेहतर तरीके से हम करा देंगे कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक के बारे में हमने बताया था, बताइए कितने होगा प्रतिभाशाली का? देखिए 110 से 125, 130 से 135, 90 से 110, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 130 से 165, ठीक है ये आंसर होगा मेरे साथी होते। इसमें से नहीं है 130 से 165 मारेंगे, इनमें से कोई नहीं रहता तो क्या मारते? 130 से 165 मारते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? किसने किया? अल्पोर्ट ने, स्टर्नबर्ग ने, जेपी दास एवं नागलेरी ने या गिलफोर्ड ने? तो याद रखिएगा मेरे साथियों जेपी दास एवं नागलेरी ने किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगमनात्मक तर्कना को किसी ने बुद्धि का एक कारक माना है? गिलफोर्ड ने, स्टर्न ने, जॉनसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा थ्रस्टन ने, मिस्टेक है, थ्रस्टन ने, सॉरी
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया? कारक सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सूचना संसाधन सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सिद्धांत प्रश्न क्या है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसी बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है। किसी बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, तार्किक, गणितीय को या अंतरावैयक्तिक को या जी कारक को या अस्थानिक को। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, जी कारक को। किस कारक को? जी कारक को। इसका सही आंसर है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। देखिए किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है, अभिरुचि कहलाती है। तो याद रखिएगा कि व्यक्ति है और उसका किसी न किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता है तो वह अभिक्षमता कहलाएगा मेरे साथियों। क्या कहलाएगा? अभिक्षमता। उसके अंदर उस क्षमता है, वो करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? बकिंघम ने कहा था, टर्मन ने, वेसलर ने, स्टोर्न ने। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, बकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यानी जो बुद्धि होता है मनुष्य के शरीर में, बुद्धि, वह बुद्धि कैसे? बकिंघम साहब ने कहा कि बुद्धि सीखने से मिलती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि क्या है? तो व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण में प्राप्त अंक है, व्यक्ति की मानसिक आयु है, व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यही फॉर्मूला है कि व्यक्ति की मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणे कितना लिखना है मेरे साथियों? 100। ठीक है ना? तो याद रखिएगा मानसिक आयु और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे वास्तविक आयु लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। यही इसका फॉर्मूला है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में, तो लिख दीजिएगा मानसिक बेटा वास्तविक और गुने कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का यही सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? बीने ने, टर्मन ने, रेबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अमूर्त चिंतन 11 साल के बाद बच्चा करता है, क्योंकि बिना देखे हुए उस समय सोचना स्टार्ट करता है। लेकिन याद रखिएगा ये बात किसने कहा? टर्मन ने। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में DSM मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। कब किया भाई मोहसिन साहब? 1925 में, 1935 में, 1930 में। तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेदनात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेदनात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है। इसलिए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? कौन परीक्षण है भाई बुद्धि का कि जो सबसे विश्वसनीय है? तो देखिए मनोवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिप्रेरणा परीक्षण। तो याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण है जो क्या है? सबसे अधिक विश्वसनीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता है में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन है जिसे नहीं सम्मिलित किया गया? अभिरुचि, मूल्य या प्रेक्षण या व्यक्तित्व, किसे शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों प्रेक्षण को शामिल नहीं किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि है, मूल्यांकन विधि के एक तंत्र नहीं है। कौन भैया नहीं है? टूल बताइए कौन नहीं है? तो इसमें बोलिए साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, मन चिकित्सा। तो याद रखिएगा मन चिकित्सा ये नहीं है। ठीक है ना? मन चिकित्सा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? तो याद रखिएगा धनात्मक है, नकारात्मक है, तटस्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि बुद्धि जो है ना सृजनात्मक वाला बुद्धि है, यानी एक ही विषय पर तरह तरह के तर्क और वितर्क दे रहा है और एक ही समस्या का अनेक हल ढूंढ रहा है, तो वह सृजनशील बालक है। और याद रखिएगा जब उस प्रकार के सोच वाले होंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, और पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा तो उसको बोलेंगे धनात्मक। ठीक है साथियों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्टोर्न के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती हैं? देखिए कितना होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक दुर्बल बालक का है 80 IQ, 70 IQ, 60 IQ, 50 IQ। याद रखिएगा 80 IQ कौन है? दुर्बल बालक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक उम्र मापक है वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, कला अनुक्रमित आयु का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा बुद्धि का निरपेक्ष स्तर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया किस वर्ष? 1908, 1905, 1906, 1912। तो याद रखिएगा ये साइमन, स्टोर्न और बीने, ठीक है, इन लोगों ने बुद्धि परीक्षण करने का जो सूत्र दिया है, स्टोर्न ने, साइमन ने, तो ये कब दिया था? तो याद रखिएगा 1905 में दिया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता को मापा? फ्राइड ने, गल्टन ने, बीने ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता को मापा? तो मेरे साथियों अल्फ्रेड बीने ने। किसने? अल्फ्रेड बीने ने। साथियों इसी प्रश्न के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी प्रयास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और
अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा यह प्रयास तो कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, साथियों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।